नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत राठौर और आप देख रहे हैं एक ऐसा जानवर जो 13,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुका था। डायर वुल्फ वो आज धरती पर वापस आ गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। यह दावा किया जा रहा है क्लोजल बायोसेंस कंपनी के द्वारा, एक ऐसी कंपनी जो कहती है आने वाले समय में ऐसी कई सारे पॉपुलर एक्सटिंक्ट एनिमल की स्पीसीज को डी एक्सटिंक्ट करेगी, जैसे कि टास्मेनियन टाइगर जो एक समय पर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता था, डोडो बर्ड जो सन 1600 में मॉरिशियन में एक्सटिंक्ट हो गई थी, या ओली मैमथ जो बर्फ में एक समय पर पाए जाने वाले सबसे बड़े हाथियों के रिलेटिव्स जो 4,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। डायर वुल्फ जो इस कंपनी के अनुसार इनका पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट था किसी एनिमल को डी एक्सटिंक्ट करने का। यह एक ऐसी वुल्फ की स्पीसीज है जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स के टीवी शो ने काफ़ी पॉपुलर बनाया। इस शो के कई मेन कैरेक्टर्स के पास डायर वुल्फ को एक पेट की तरह दिखाया गया। इसी से ही इंस्पायर्ड होकर जिन दो डायर वुल्फ को इन्होंने जन्म दिया उनका नाम रखा गया रोमुलस और रीमस। यह पूरा प्रोजेक्ट अमेरिका के एक सीक्रेट लोकेशन में किया गया। यहाँ आप इस वीडियो में देख सकते हो, यह धूप में बैठे एक बड़े मजे कर रहे हैं। यह 5 महीने के हो गए हैं। इन बच्चों को कोई एहसास भी नहीं है कि ये कितने अनोखे हैं। यह एक ऐसे युग में पैदा हुए हैं जहाँ इनकी प्रजाति का कोई भी और सदस्य मौजूद नहीं है। और यही नहीं, इनके साथ तीसरे डायर वुल्फ ने भी जन्म लिया जो कि एक फीमेल थी, जिसका नाम इस कंपनी ने खालिसी रखा। पहली नज़र में देखने में सब कुछ बहुत ही अद्भुत लगता है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर सवाल उठाए हैं। इस कंपनी के दावों को झूठा बताया गया है। बहुत से एक्सपर्ट जिनका कहना है कि इस डायर वुल्फ को वापस नहीं लाया गया है, बल्कि इस आम वुल्फ को जेनेटिकली इंजीनियर वर्जन बनाया गया है। आखिर यह सब कैसे किया गया है, आइए समझते हैं इस पूरे मुद्दे को गहराई से आज के इस वीडियो में। साल 1854 की बात है। अमेरिका में ओहायो नदी के पास सबसे पहली बार इंसानों को डायर वुल्फ के फॉसिल्स मिले थे। 1858 में अमेरिकन साइंटिस्ट जोसेफ लेडी ने कहा इस जानवर को कैनिस वंश में डालना चाहिए, और यहीं से ही इसे साइंटिफिक नाम दिया गया कैनिस डायरस। इसका मतलब होता है एक डरावना कुत्ता। कैनिस जेनस में वो सारे जीव आते हैं जो कुत्ते जैसे होते हैं, जैसे कि कुत्ते, भेड़िए या फिर सियार। फिर सन 1918 में एक साइंटिस्ट जॉन मेरियम लॉस एंजलिस के तार्किटस में डायर वुल्फ के फॉसिल्स को स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने कहा यह जानवर बहुत ही अलग है, इसे कैनिस वंश में नहीं डालना चाहिए, इसके लिए एक अलग सा वंश होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उनकी बात को गलत मानकर इग्नोर कर दिया गया। इसके बाद अगले 100 सालों तक लोग यही मानते रहे कि डायर वुल्फ ग्रे वुल्फ और मॉडर्न भेड़िए के क्लोज रिलेटिव थे। लेकिन 2021 में नेचर जर्नल में एक स्टडी पब्लिश होती है जो डायर वुल्फ को लेकर इंसानों की समझ पूरी तरीके से बदल देती है। फॉसिल्स को डिटेल्स में स्टडी करने से पता चला कि डायर वुल्फ मॉडर्न भेड़ियों से बहुत अलग है। लगभग 57 लाख साल पहले ही यह बाकी वुल्फ की स्पीसीज से अलग हो गए थे। इसी स्टडी में यह भी पता चला कि डायर वुल्फ लंबे समय तक नॉर्थ अमेरिका में ग्रे वुल्फ्स और कायोटीज के साथ रहते थे, लेकिन इनके बीच में कोई इंटरब्रीडिंग नहीं देखने को मिली थी, कोई जीन्स मिक्स नहीं हुए थे, और फिर करीब 13,000 साल पहले सभी डायर वुल्फ धरती से एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन ग्रे वुल्फ्स बचे रहे। क्या कारण था इसके पीछे एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि डायर वुल्फ बड़े जानवरों का शिकार करते थे। वो जानवर जिनका ये शिकार करते थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, इसलिए ये अभी एक्सटिंक्ट हो गए। एक और थ्योरी इनके एक्सटिंक्शन का कारण बताती है कि ये ग्रे वुल्फ्स की तरह इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाए, और इसलिए यह अपने आप को इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट नहीं कर सके।
अगर मॉडर्न भेड़ियों से कंपेयर करोगे तो यह डायर पुल का साइज करीब 25% बड़ा होता है। गेम ऑफ थ्रोन्स में डायर पुल को बहुत ही बड़ा दिखा रखा है। इन्हें एक शेर जितना बड़ा दिखा रखा है, लेकिन असली में यह इतने बड़े नहीं होते थे। हालांकि इनका सिर बाकी भेड़ियों से लंबा और चौड़ा होता था और जबड़े की मसल्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती थी। इनके शरीर पर हल्के हल्के सफ़ेद बाल होते थे और मॉडर्न भेड़ियों की तरह यह भी झुंड में रहते थे, जिससे बाकी जानवरों का शिकार करना बहुत ही आसान हो जाता था। अब सवाल आता है डी एक्सटिंक्शन का। आखिर इस कंपनी ने एक डायर पुल को डी एक्सटिंक्ट कैसे किया? डी एक्सटिंक्शन का मतलब होता है एक्सटिंक्शन का उल्टा। एक्सटिंक्शन से किसी चीज़ को वापस लाना मुख्य रूप से देखा जाए तो यह 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है बैक ब्रीडिंग। इसमें किसी एक्सटिंक्ट प्रजाति के जीवित रिश्तेदारों में से एक ऐसे जानवर को चुना जाता है जिसमें उन पुरानी सारे प्रजातियों के कुछ लक्षण अभी भी मौजूद हो। फिर उनकी आपस में ब्रीडिंग करा कर धीरे धीरे पुराने कैरेक्टरिस्टिक को एक जानवर में लाने का कोशिश किया जाता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है कागो प्रोजेक्ट। इस फोटो को देखिए, यह जो जानवर है इसका नाम है क्वागा। आगे से यह बिल्कुल जिब्रा जैसा दिखता है, लेकिन पीछे से इसकी स्ट्राइप्स खत्म हो जाती है और यह बिल्कुल घोड़े जैसा लगता है। यह साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला एक ऐसा जानवर था जो साल 1883 में एक्सटिंक्ट हो गया। हंटिंग की वजह से लोगों ने इसकी हंटिंग करके इसे पूरी तरीका से खत्म कर दिया था। यह जो फोटो आपने स्क्रीन पर देखी है टिल डेट एकलौती फोटो है जो आज तक हिस्ट्री में क्वागा की ली गई है। उसके एक्सटिंक्ट होने से पहले ली गई थी, लेकिन फिर 1987 में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर क्वागा प्रोजेक्ट शुरू किया इसे डी एक्सटिंक्ट करने के लिए। यहाँ इन्होंने ऐसे जिब्रा को ढूंढा जिनकी बॉडीज पर कम स्ट्राइप्स मौजूद थी, स्पेशली बैक वाले पार्ट में, और फिर चुन चुन कर सेलेक्टिव ब्रीडिंग करानी शुरू करी। हर पीढ़ी में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें कम स्ट्राइप्स वाले जिब्रा के साथ ब्रीड कराया जाता है और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें सबसे कम स्ट्राइप्स वाले चुने जाते हैं। ऐसे करके 20 सालों और 3 पीढ़ियों के बाद ऐसे जिब्रा पैदा होने लगे जो बिल्कुल क्वागा जैसा दिखते थे। आज क्वागा प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। 1987 में ली गई यह पहली पीढ़ी की फोटो है जिस जिब्रा पर बस थोड़े से कम स्ट्राइप्स है, और 2022 में यह वाली फोटो जिसमें यह जिब्रा ऑलमोस्ट एक क्वागा जैसे ही लग रहा है। इसी प्रोसेस को बैक ब्रीडिंग कहा जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर भी उठता है, क्या दिखने में क्वागा जैसा होना एक जानवर को सही में क्वागा बना देता है, या असली क्वागा में ऐसे कुछ ट्रेड्स हुए होंगे जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। यही एक डिसएडवांटेज है बैक ब्रीडिंग का। दिखने में यह जानवर शायद पुराना जैसा हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है उसकी जीन्स बिल्कुल वैसे ही हो जैसे उस एक्सटिंक्ट प्रजाति की थी। दूसरी डी एक्सटिंक्शन की टेक्निक आती है क्लोनिंग। क्लोनिंग के जरिए किसी जानवर की बिल्कुल सटीक जेनेटिक कॉपी बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक्सटिंक्ट प्रजाति का एक सुरक्षित रखा गया सेल होना जरूरी होता है, क्योंकि इस सेल के न्यूक्लियस को निकालकर किसी करीबी लिविंग प्रजाति के एग्स में डाल दिया जाता है। यह सुनने में बहुत ही आसान लगती है, लेकिन इसे करने में बहुत ही मुश्किल है। डी एक्सटिंक्शन के लिए क्लोनिंग का इस्तेमाल पहली बार साल 2000 में बोकार्डो नामक एक स्पेनिश बकरी की प्रजाति पर की गई थी जो बहुत ही इंडेंजर थी। 6 जनवरी साल 2000 स्पीसीज की आखिरी बकरी की मौत हो जाती है और यह जानवर एक्सटिंक्ट हो जाता है, लेकिन इसके मरने से करीब 1 साल पहले ही साइंटिस्ट ने इसके सैंपल्स को ले रखे थे। इन सेल्स के सैंपल्स को जाकर कोल्ड स्टोरेज में सेफ तरीके से रख रखा था, इसलिए यहाँ पर क्लोनिंग अटेम्प्ट कर पाना आसान हो गया। इन्होंने इन सेल्स के न्यूक्लियस को निकालकर 57 अलग अलग बकरियों के एग्स में डाल दिया गया। इसका सक्सेस रेट बहुत ही ज़्यादा कम था, क्योंकि इनमें से सिर्फ 7 बकरियां ही प्रेग्नेंट हो पाई और 6 की मिसकैरेज हो गई। एक बकरी ने एक बच्ची की जन्म देती है, लेकिन यह एक बच्ची भी
लंग डिफेक्टिव के साथ पैदा हुई और 10 मिनट के बाद इसकी मृत्यु हो गई। इसलिए इस बकरी के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा जानवर है जो 2 बार एक्सटिंक्ट हुआ है और यहाँ से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लोनिंग कर पाना कितना मुश्किल है। अब आते हैं हम तीसरे प्रोसेस पर डी एक्सटिंक्शन के, जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे सबसे नया और सबसे प्रोमिसिंग तरीका माना जा रहा है। इसमें साइंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं एक फॉसिल्स का। फॉसिल्स हजारों सालों तक मरे हुए जानवरों का डीएनए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। यह एक बड़ा ही नेचुरल तरीका है डेटा प्रिजर्वेशन का। इसमें साइंटिस्ट एक एक्सटिंक्ट प्रजाति के डीएनए को मरे हुए जानवरों के फॉसिल से निकालते हैं और उन्हें स्टडी करते हैं। ये पता लगाते हैं कि एग्जैक्टली कौन सी जीन्स थी उस एक्सटिंक्ट एनिमल में। फिर उन जीन्स को कंपेयर करते हैं उसके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदारों से। इसके बाद डीएनए एडिटिंग का इस्तेमाल करते हुए उस जीवित रिश्तेदारों के सेल्स में उन जीन्स को बदल देते हैं और वैसा ही बना देते हैं जैसा एक्सटिंक्ट प्रजाति में थी। यह जो बदले हुए सेल्स हैं, आगे का प्रोसेस वही किया जाता है जो कि एक क्लोनिंग में किया जाता है। इन्हें एक जिंदा जानवर में डाला जाता है जिससे उस जिंदा जानवर का नया सेल्स और नए जीन्स के साथ एक बच्चा पैदा होता है। इस प्रोसेस में 2 बड़े सबसे चैलेंजेस हैं। पहला यह है कि एक्सटिंक्ट एनिमल है, उसका पूरा और सही डीएनए हासिल कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। हजारों साल पुराने फॉसिल्स जब मिट्टी में मिलते हैं तो बहुत ही टूटे फूटे होकर मिलते हैं। उनमें से जो डीएनए मौजूद होते हैं वह भी बहुत टूटा फूटा मौजूद होता है। और दूसरा चैलेंज यह है कि जब डीएनए एडिटिंग करी जाती है तो यह लाखों की संख्या में डीएनए को बदलना यह भी बहुत ही चैलेंजिंग हो जाती है। 2021 की बात है। अमेरिका में एक बिलियनियर वेन लाम और जेनेटिक्स के एक एक्सपर्ट साइंटिस्ट जॉर्ज चर्च ने साथ में मिलकर एक कंपनी शुरू करती है जिसका नाम था क्लोजल बायोसाइंस। इस कंपनी का एक ही मकसद था डी एक्सटिंक्शन और इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वुल मैमथ को वापस लाना, जो कि 4000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई है। इसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में ही की थी। इसके अलावा यह टास्मेनियन टाइगर और डोडो बर्ड को भी वापस लाना चाहते हैं, लेकिन इन तीनों जानवरों में बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं। वली मेमथ का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार है एशियन एलिफेंट, लेकिन एशियन एलिफेंट में प्रेगनेंसी का टाइम 22 महीने लंबा होता है, जो कि किसी भी मेमल्स में सबसे ज़्यादा है। टास्मेनियन टाइगर की एक खास बात यह भी है कि वह एक मार्supial है, जो कि कंगारू की तरह उसमें पाउचेज होते हैं। उनका बच्चा पैदा करने के लिए एक हमें आर्टिफिशियल बम बनाने होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और डोडो बर्ड में मुश्किल बात यह आती है कि वो एक अंडा देती है। बाकी और चिड़ियों की तरह इन अंडों की वजह से जीन्स को मैनिपुलेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो 2023 में इस कंपनी ने एक मीटिंग रखी जहां पर कई एक्सपर्ट एक कमरे में मौजूद थे और डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा जानवर सही रहेगा सबसे पहले या डी एक्सटिंक्शन का प्रोसेस टेस्ट करने के लिए। और यहीं पर डायर वुल्फ का नाम सामने आया। किसी और भेड़, बकरी, चूहे जैसे जानवर के कंपैरिजन में डायर वुल्फ एक ऐसी स्पीसीज है जो पॉप कल्चर में काफी फेमस है। गेम ऑफ थ्रोन्स के अलावा वर्ल्ड ऑफ क्राफ्ट के वीडियो में और डजन एंड डेंस के वीडियो में इसका मेंशन किया गया है। इसलिए इन्होंने इस जानवर को चुना यह सोचकर कि डायर वुल्फ को चुनने से पब्लिसिटी और ज्यादा मिलेगी। 2023 की गर्मियों में क्लोजल बायोसाइंस की टीम ने डायर वुल्फ प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया। पहली समस्या थी हाई क्वालिटी डीएनए मिलना डायर वुल्फ का। इसके लिए 2 सबसे प्रोमिसिंग सैंपल ढूंढे गए। एक फॉसिल जो ओहियो के शेरडम केव में मिली, जो कि डायर वुल्फ का एक दांत का टुकड़ा था जो 13,000 साल पुराना था। और दूसरा फॉसिल्स यूडो में अमेरिकन फॉसिल्स रिजर्व में मिली एक खोपड़ी जो 70,000 साल पुराने डायर वुल्फ की एक खोपड़ी थी। इन 2 फॉसिल से इन्होंने जीन सीक्वेंसिंग करनी शुरू करी। इन्होंने कहा कि हमें इस सैंपल से इतने डेटा कलेक्ट हो चुके हैं जो कि पिछले वाले से 500 गुना ज्यादा था। ऐसा नहीं है कि इन्हें पूरी जीनोम मिल गई हो,
डायर उल्फ की। इन्हें कुछ हिस्से मिले हैं उसके डीएनए के। एग्जैक्टली कितना परसेंट डीएनए इन्होंने इकट्ठा किए हैं इस फॉसिल से यह पब्लिसिटी रिवील नहीं किया है। अगली स्टेज थी डायर उल्फ का जो डीएनए इन्हें मिला है उसे ग्रे उल्फ के डीएनए से कंपेयर करना। इस कंपनी के अनुसार ग्रे उल्फ डायर उल्फ का सबसे करीब जीवित रिश्तेदार है। इन दोनों जानवरों के डीएनए एक दूसरे से 99.5% मिलते हैं। साइंटिस्ट तो अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन बाकी सबका क्या जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। मई 2019 में यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी कर दी है जिसमें उन्होंने कहा 10 लाख से ज्यादा ऐसे प्लांट्स और एनिमल की स्पीसीज है जो आज मास एक्सटिंक्शन की कगार पर है। अगर आज हम इन सारे स्पीसीज को बचा लेते हैं तो हमें फ्यूचर में डी एक्सटिंक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।